हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होगे और पूरी मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये वीडियो होने वाली है आपकी करंट अपडेट्स, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। डेट क्या है 23 फरवरी 2023, 23 फरवरी 2023 और ये इसकी मॉर्निंग अपडेट्स की वीडियो होने वाली है। तो हमारी पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है हमारी शंकुला टनल बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो ये एक टनल है। क्या टनल है? शंकुला टनल इसका नाम है। जो किस किस के बीच में बनने वाला है? ये बनने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश के बीच में और लद्दाख के बीच में। लद्दाख तो कहां आपकी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश क्या है आपकी एक स्टेट है। तो ये जो है, अगर आपका सी लेवल से बात करें, सी लेवल मतलब जो ये समुद्र वाला लेवल होता है, इससे बात करें तो कितनी ऊंचाई पे बन रहा है? 5091 मीटर की लंबाई पे बन रहा है। लंबाई मतलब ऊंचाई पे बन रहा है, लंबाई नहीं ऊंचाई पे बन रहा है। ओके, तो ये दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा टनल होने वाला है। ओके, ये बनाया किसके द्वारा जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ क्या है? देखिए, बीआरओ की फुल फॉर्म की बात करें तो बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसी का एक पार्ट है, जो हमारी बॉर्डर के आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, जो हमारे बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उस सबको कौन बनाता है? वो बनाया जाता है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा ये जो आपका टनल है, शंकुला टनल, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या था 2016 में क्या हुआ? एक रोड बनाई, एक पास था। पास का क्या नाम है? संकुला पास। तो संकुला पास आपका यही पे पड़ता था। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज थी उनके बीच में पास पड़ता था। पास क्या होता है? देखिए, जो दो पहाड़ होते हैं ना, तो उनके बीच में से रास्ता जो बना दिया जाता है, मतलब नेचुरल रास्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं, जो नेचुरली होता है, जो पहले से होता है। अब उसके बीच में क्या हुआ? 2016 में बीआरओ ने रोड बना दी, है ना। बीआरओ ने एक रोड बना दी वहां से। अब उसमें दिक्कत क्या थी ना, देखिए, जो भी ये ऐसे इलाके होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है ना, ठंडे इलाके हैं लद्दाख में। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे रोड तो बन जाती है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, तो जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है ना, तो वो रोड जो है ब्लॉक हो जाती है। किस वजह से? बर्फ की वजह से। बहुत बड़ी बड़ी जो है बर्फ की पूरी वो बन जाती है वहां पे। इसकी वजह से क्या है, वहां से कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती है। ओके, तो ये इसी वजह से टनल्स बनाए जाते हैं वहां पे, ताकि जो रोड है वो उसको ऑल वेदर एक्सेस मिल सके। मतलब ऑल वेदर एक्सेस मतलब कि किसी भी मौसम में साल के 365 दिन जो है वहां से जो क्या बोलते हैं वाहन आ सके और जा सके। ठीक है, इसीलिए तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए हमने रोड बना दी खाली, है ना, और हमको हिमाचल से लद्दाख जाना है, और बर्फ, वो ठंडी का मौसम है और वहां पे बर्फ पूरी जमी हुई है, तो हम जो है नहीं जा सकते। हम हिमाचल से फिर नहीं जा पाएंगे लद्दाख। तो वो 6 महीने के आसपास, 4-5 महीने या 6 महीने के आसपास पूरी कनेक्टिविटी हमारी टूट जाएगी लद्दाख से। क्योंकि अगर मैं लद्दाख की बात करूं ना, तो हम लद्दाख को से जो है ना, 2 रोड से कनेक्टेड है इस वक्त, 2 हाईवे से कनेक्टेड है। ओके, पहला हाईवे कौन सा है? पहला आपका हाईवे है जम्मू ले हाईवे। देखिए, जम्मू ले हाईवे कौन सा है? जम्मू ले हाईवे ये है जो जम्मू से होके और लेह तक जा रहा है, लेह लद्दाख में पड़ता है। तो ये जो हाईवे, अगर आपने कारगिल वॉर के बारे में पढ़ा होगा, कारगिल लड़ाई के बारे में पढ़ा होगा, जो 1999 में हुई थी कारगिल की लड़ाई, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी वो क्या कर रही थी? एक हाईवे को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी लगातार। तो वो हाईवे कौन सा था? वो हाईवे था आपका जम्मू से लेके जो लद्दाख के लिए जा रहा था। क्योंकि उस समय पे 1999 में खाली एक ही हाईवे हुआ करता था जो हमको लद्दाख से जोड़ता था, जो हमको लद्दाख से ऑल वेदर एक्सेस दिया करता था। वो भी ऑल वेदर एक्सेस नहीं देता था, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमको उससे जोड़ता था, जिससे हमारी आर्मी जो थी वो आया जाया करती थी। कहां? जम्मू से अगर उसको लद्दाख जाना है, ठीक है ना, तो हमारी आर्मी आया जाया करती थी। तो क्या कर रहा था पाकिस्तान की फोर्सेस? क्या कर रही थी? उसको डैमेज करने की कोशिश कर रही थी। क्यों डैमेज कर रही थी? कि अगर वो डैमेज हो जाएगा तो हमारी आर्मी फिर जम्मू से लद्दाख के लिए नहीं जा पाएगी, और लद्दाख से हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जाएगी। और जब तक हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे, जब तक कुछ ना वहां पे पूरा अपना बेस बना लेगा पाकिस्तान, कहां पे? लद्दाख में, है ना। तो ये किसकी कोशिश थी? ये कोशिश थी आपकी जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी कारगिल वॉर के दौरान। ओके, तो एक तो वो वाला हाईवे, क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल किसी को जाना हो तो फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन आर्मी को अगर जाना है तो उसको बहुत सारे अपने इक्विपमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, टैंक्स वगैरह और गोला बारूद, बहुत सारी चीज लेके जानी पड़ती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो उसको एयरलिफ्ट भी नहीं कर पाते बहुत जल्दी से, है ना। और पाकिस्तान वहां पे पूरी फोर्सेस के साथ बैठा हुआ था। तो इस वजह से क्या था? इसकी वजह से कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एक तो मैंने आपको हाईवे बता दिया, कौन सा? जम्मू ले हाईवे। ओके, फिर दूसरा हाईवे कौन सा है? दूसरा हाईवे है आपका
मनाली से लद्दाख वाला हाईवे, मनाली लद्दाख हाईवे। मनाली कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल में। तो दूसरा हाईवे ये है हमारे पास। ये कहां से जाता है? ये जाता है आपका एलएसी के पास से। अब ये एलएसी क्या है? एलएसी जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है ना, हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो क्या है? एलएसी। और एलओसी क्या है? एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमारा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, ओके, एलओसी। और एलएसी जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है। ये वाला जो हाईवे आपका मनाली ले हाईवे, ये कहां से होके जाता है? ये आपका होके जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो जो हमारे दोनों हाईवे है ना, ये बॉर्डर्स के पास से जाते हैं, लेकिन ये जो मनाली वाला हाईवे है ना, ये फिर भी थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी दोनों बॉर्डर के पास से जाते हैं। तो कभी भी वॉर की सिचुएशन में हमको परेशानी हो सकती है। और दूसरी परेशानी क्या है कि ये दोनों ही हमको, क्योंकि दोनों ही हाईवे है, रोड्स हैं, ठीक है, ओपन में है, तो इसी वजह से क्या है, हमको ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं देती है। तो इस वजह से ये टनल बनाने की बात हुई थी यहाँ पे। कौन सा टनल? संकुला टनल। तो जो संकुला पास है उसके नीचे से टनल निकलेगा, उसके नीचे से टनल निकलेगा। टनल क्या होता है? जमीन से नीचे खोद के जो निकालते हैं सुरंग टाइप, उसको टनल बोलते हैं। तो ये टनल बनाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा, बीआरओ के द्वारा ये टनल बनाया जा रहा है। अब ये न्यूज में क्यों है? अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अभी अभी पास किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया है कि इसको अब हम बनाएंगे, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मीटिंग हुई थी उसमें पास कर दिया गया कि इसको हम बनाएंगे, और दिसंबर 2025 तक इसको बना के तैयार कर दिया जाएगा। और इसके लिए पैसा कितना सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इसके लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है 1681 करोड़, या फिर बोलो तो 1681 करोड़। इतना रुपया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए सैंक्शन कर दिया है। और बीआरओ से बोला है आपको ये जो आपका टनल है, इसको दिसंबर 2025 तक बना के तैयार करना है। अब देखिए सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बताई दी इसको पहले भी। क्या सिग्निफिकेंस के? ये जो हमारा ऑल वाटर कनेक्टिविटी है, हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, हिमाचल से हमको कहां तक कनेक्ट करेगा? लद्दाख तक कनेक्ट करेगा, ठीक है, लद्दाख तक कनेक्ट करेगा। तो एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही हो गया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया? और इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि हमको जो ये आपकी वॉल लाइक सिचुएशन होंगे हमको एक्सेस देगा, वही ऑल वाटर कनेक्टिविटी से रिलेटेड है वो भी। और देखिए और एक चीज और ज्यादा, बहुत ज्यादा फोकस है, और ज्यादा फोकस्ड है यहाँ पे। क्या चीज है? एक मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम पढ़ाया था। कौन सा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने की कोशिश कर रही है? इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि जो भी बॉर्डर के आसपास हमारे गांव हैं, जो भी बॉर्डर के हमारे आसपास हमारे गांव हैं, उनको क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डेवलप करने की कोशिश कर रही है। क्यों डेवलप कर रही है उनको इसलिए डेवलप कर रही है ताकि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको वो हिस्से को छोड़ के, जहाँ के वो रहने वाले हैं, अपने गांव को छोड़ के यहाँ जो बड़ी बड़ी सिटीज है यहाँ ना आना पड़े, है ना। इसलिए जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में तो आएंगे वो लोग यहाँ। वरना अगर आपको मान लीजिए आप अपने गांव में रहते हो, अपनी जगह पे कहीं पे रहते हो जहां आपका घर है, वहां पे अगर आपको जॉब मिल जाए, अपना खर्चा चला सकते हो, सब कुछ काम हो रहा है, तो फिर आप छोड़ के कहीं और थोड़ी जाओगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम के थ्रू क्या कर रही है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ के लोग जो है यहाँ से हटके और कहीं शहर में ना जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों चाहती है कि लोग यहाँ से हटे ना? देखिए जो बॉर्डर के आसपास गांव होते हैं ना, बॉर्डर के आसपास जो गांव होते हैं, इनको एक टर्म से बुलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? टर्म क्या है? वो टर्म है आपका सेकंड सर्विलेंस या फिर सेकंड लाइन सर्विलेंस बोल सकते हो, या फिर सेकंड लाइन सर्विलेंस या फिर सेकंड आई। अब ये सेकंड लाइन सर्विलेंस क्या होता है? देखिए सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना, है ना, निगरानी रखना होता है सर्विलेंस का मतलब। तो देखिए अब जो हमारी आर्मीज वगैरह होती है जो बॉर्डर इलाके होते हैं, यहाँ पे जो हमारी आर्मीज होती है ना, ये देखिए पेट्रोलिंग करती रहती है लगातार बॉर्डर एरिया की, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, चाइना से कोई इन्फ्लिट्रेशन तो नहीं कर रहा है, इन्फ्लिट्रेशन मतलब घुसपैठ तो नहीं कर रहा है, पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान बॉर्डर से कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है, आर्मी जो है इतनी बड़ी मात्रा में तो होती नहीं है ना, इतने सारे ऑफिसर्स तो है नहीं कि एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सारे पर लगा दिए जाए। तो क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं ना, इनको सब देखिए, आर्मी कितनी भी चाहे वहां की इन्फॉर्मेशन ले ले, लेकिन जो लोकल्स होते हैं किसी भी इलाके की इन्फॉर्मेशन उन्हीं को सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो लोकल्स होते हैं, ये हमारी सेकंड लाइन सर्विलेंस इसलिए होते हैं ताकि देखिए आर्मी ने तो पेट्रोलिंग करके फर्स्ट लाइन सर्विलेंस कर ली, पहली बार निगरानी रख ली, तो सेकंड लाइन जो लगातार निगरानी रख सकते हैं वो कौन होते हैं? ये गांव के लोग होते हैं, ये जो लोकल पीपल होते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कारगिल वॉर की बात बताऊं, कारगिल वॉर की लड़ाई बताऊं, तो हमारे सोल्जर्स को पता भी नहीं था कारगिल वॉर, जो आपके पाकिस्तान के सोल्जर है वो हमारे यहाँ पे घुसा है ना। लेकिन उस टाइम पे एक बकरी चराने वाला था जिसने क्या बताया कि बहुत सारे सोल्जर जो हैं हमने वहां पे देखे हैं, है ना, टाइगर हिल के आसपास देखे हैं हमने। टाइगर हिल एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके आसपास हमने देखे हैं। किसने बताया? एक बकरी चराने वाले ने बताया। तो उसने क्या किया? उसने आर्मी को जो है इन्फॉर्म किया। तो ये होता है आपका सेकंड लाइन सर्विलेंस। क्योंकि देखिए आर्मी से अगर कोई चीज छूट रही है तो लोकल जो लोग हैं, जो हर एक एरिया को जानते हैं वहां के को, वो जाके बता सके, है ना। आप जब कारगिल वॉर के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किसने बताया था, ठीक है ना।
तो वो कौन था? वो एक लोकल था, वहां का एक गांव का रहने वाला था, जो अपनी बकरियों को चरा रहा था। उसने देखा वहां पे कि यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर क्या कर रहे हैं, इनकी वर्दी तो हमारे आर्मी जैसी भी नहीं लग रही है, और हमारी आर्मी इस मौसम में होती भी नहीं है वहां पे। तो उसने फिर आर्मी को इन्फॉर्म किया, फिर आर्मी ने जो अपनी एक टीम भेजी, पेट्रोल टीम, है ना। तो फिर ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कैसे ये लोग काम करते हैं, सेकंड लाइन सर्वेलेंस कैसे काम करता है। तो ये जो सेकंड लाइन सर्वेलेंस है अच्छे से बना रहे, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च कर रही है, मतलब लॉन्च कर चुकी है 2022-23 से लेके जो 2022-23 वाला जो 22-23 वाला जो हमारा वो था बजट था, उसमें उसको लॉन्च कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पहले लॉन्च कर चुकी है उसको, और उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ओके, तो देखिए ये जो आपका प्रोग्राम है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे काम कर रही है, ये उसी का एक एग्जांपल हो गया, है ना, उसी का एक एग्जांपल हो गया। क्योंकि देखिए आर्मी का तो मैंने सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको बता दिया। जब आर्मी जब ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी, हर समय रोड खुली रहेगी, तो क्या होगा, टूरिज्म भी तो बढ़ेगा यहाँ पे, है ना, लोग घूमने भी तो जाएंगे फिर हर मौसम में। जो अब 6 महीने में ही घूमने जा सकते हैं, अब वो फिर हर मौसम में घूमने जाएंगे यहाँ पे। जब हर मौसम में घूमने जाएंगे तो लोगों की इकोनॉमी, मतलब लोगों की कमाई बढ़ेगी वहां पे, है ना। जब लोग वहां पे घूमने जाएंगे, टूरिज्म से कमाई बढ़ती है, तो लोगों को फायदा होगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी यहाँ पे। तो इस वजह से लोग फिर वहां से छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी, समझ रहे आप। तो इस तरह से क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको फोकस कर रही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए ये जो वाइब्रेंट आपका प्रोग्राम है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये इसमें भी यूज होगा। ये वाली जो न्यूज है इसमें, ये भी उसी की एक तरह से काम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, जो सेकंड वाली न्यूज है। चलिए सेकंड वाली न्यूज पढ़ लेते हैं। सेकंड वाली न्यूज क्या है हमारी, लद्दाख लॉन्च पेंगोंग सो मैराथन। मैराथन क्या होता है, देखिए बहुत लंबी वाली जो आपकी वो रेस वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है उसको मैराथन बोलते हैं। तो ये जो लद्दाख है, लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसने क्या लॉन्च किया है, पेंगोंग सो मैराथन। अब ये पेंगोंग सो क्या है, देखिए पेंगोंग सो क्या है, ये एक लेक है, ये एक साल्ट वाटर लेक है, या फिर कह दो सैलाइन वाटर लेक है। सैलाइन वाटर मतलब जो खारे पानी का लेक होता है ना, जो खारे पानी की झील होती है। लेक मतलब झील है। अगर मैं इसकी बात करूं ना पेंगोंग से, आपने पता है कहां देखी होगी, एक मूवी थी 3 इडियट, सभी ने देखी होगी 3 इडियट मूवी। तो लास्ट में जहां पे वो एंड नहीं होती है, जहां पे उन लोगों को आमिर खान मिलता है, लास्ट में जाके आमिर खान का कैरेक्टर मिलता है ना, वो जो उसके साइड में जो जगह है ना, वो जो झील दिखाई गई है, वो पेंगोंग सो झील है ना। ये कहां पे पड़ती है, ये आपकी लद्दाख में पड़ती है। उस मूवी में भी लद्दाख में दिखाई गई है। तो लद्दाख में ये झील पड़ती है। जो झील है ना, इसका 40% तक जो एरिया है वो इंडिया के पास है, और 60% तक का जो एरिया है वो चाइना के पास है। देखिए जो आपकी ये जो आपका गलवान क्लैश हुआ था, जो गलवान 2020 में हुआ था ना, ये 2020 में पूरा जो चला था गलवान वाला जो क्लैश चला था ना, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, सॉरी इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, वो भी सारा इसी झील के आसपास हुआ था, है ना। ये जो गलवान वैली वाला एरिया है ना, आपको वहीं पे पड़ती है ये क्या, आपकी पेंगोंग सो। और ये जो डिवाइड मैंने बताया ना 40 से 60%, ये एलएसी से डिवाइडेड हो रही है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से डिवाइडेड हो रही है। इसी के ऊपर ना बहुत सारी माउंटेन रेंज है ना, जिनको फिंगर्स बोलते हैं। कितनी फिंगर्स है, टोटल 8। फिंगर्स का मतलब क्या है, माउंटेन रेंज है, जो 8 यहाँ पे माउंटेन रेंज है, उन्हीं को लेके जो है यहाँ पे बहस चलती रहती है ना। इंडिया कहता है हमारी जो है वो 8 की 8 हमारी है, लेकिन चाइना कहता है आपकी एक भी नहीं है। फिर इन दोनों के बीच में बात हो जाती है कि चलो 4 आपकी है 4 हमारी है, लेकिन फिर चाइना कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देता है, फिर इंडिया फिर सारी को सर्वेलेंस करने लगता है, और चाइना कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता है। तो इसी को लेके यहाँ पे लड़ाई होती रहती है ना, इसी को लेके यहाँ पे लड़ाई होती रहती है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ऑर्गेनाइज कर दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सॉरी, लद्दाख की जो गवर्नमेंट है, जो लद्दाख की काउंसिल है, उसने ऑर्गेनाइज क्या किया है, आपकी एक मैराथन ऑर्गेनाइज कर दिया। ये भारत की ऐसी पहली मैराथन है जो बर्फ के ऊपर होगी। क्योंकि देखिए पूरे ठंडे इलाके में है झील, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना, ये पूरी फ्रोज हो जाती है। फ्रोज मतलब पूरी बर्फ जम जाती है, जो पानी है ना पूरी बर्फ जम जाती है उसके ऊपर। और उसके ऊपर जो जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई ना कोई फिल्म में देखा होगा कि पूरी बर्फ जम जाती है, जो आपकी झील वगैरह होती है इनके ऊपर, है ना, उसके ऊपर आदमी चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है। तो ऐसी जो झील, ऐसा ही जो बर्फ होगी वो पेंगोंग सो के ऊपर जम जाती है। कब जम जाती है, सर्दियों के मौसम में। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इस समय पे वहां पे इतनी वो बर्फ जम जाती है, पूरी सिल्ली जम जाती है बर्फ की। तो उसी के ऊपर ये दौड़ होगी, उसी के ऊपर ये दौड़ होगी पूरी 21 किलोमीटर की, पूरी 21 किलोमीटर की ये दौड़ होने वाली है। अब ये इससे कैसे लिंक है, वाइब्रेंट जो आपका ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इससे कैसे लिंक है, क्योंकि देखिए ऐसी जो मैराथन जैसे ऑर्गेनाइज हो गई, यहाँ पे ये आपका टनल बनाया जा रहा है, इनसे क्या होगा, लोगों को यहाँ पे इंगेज किया जा रहा है ना। जो जैसे मान लीजिए मैराथन ऑर्गेनाइज हो गई, अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के जो मैराथन में भागते हैं, जो दौड़ते हैं, वो यहाँ पे जाएंगे, है ना, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अभी तक तो रोड वगैरह पे दौड़ते हैं, ट्रैक वगैरह पे, ग्राउंड वगैरह में दौड़ते हैं, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा जब वो बर्फ के ऊपर दौड़ रहे होंगे। क्योंकि भारत में पहली बार ऐसी कोई दौड़ ऑर्गेनाइज हो रही है जो
बर्फ की सिल्ली के ऊपर ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा, फिर बहुत सारे लोग देखने भी जाएंगे यहाँ पे, है ना, टूरिज्म की तरह भी अच्छा होगा। क्यों देखने जाएंगे, क्योंकि लोगों के लिए देखने वाला भी तो पहली बार एक्सपीरियंस होगा, ये भागने वालों के लिए भागने का पहली बार एक्सपीरियंस होगा, देखने वालों के लिए देखने का होगा। और बहुत सारे लोग जब वहां पे पूरी दौड़ ऑर्गेनाइज होगी तो बहुत सारी और चीजें भी होंगी और सारी फैसिलिटीज भी होंगी, तो लोग जो है वहां पे बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे, है ना। तो अभी तो ये पहला प्रोग्राम है, इसके बाद जो लद्दाख की गवर्नमेंट होगी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लद्दाख की गवर्नमेंट मिलके या फिर आसपास जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट मिलके और लद्दाख की गवर्नमेंट मिलके और इंडिया की गवर्नमेंट मिलके ये सब नए नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि इसको आप ऐसे मान लीजिए मैराथन है ना, ये तो अभी शुरुआत है ना। इसके बाद नए नए जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, नई नई मीटिंग्स हो सकती हैं यहाँ पे, नए नए फेस्टिवल्स हो सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, नई नई आपकी कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों की इंगेजमेंट यहाँ पे रहेगी, जो लोकल पीपल हैं उनके साथ जब नए नए लोग इंटरेक्ट करेंगे, नए नए टूरिज्म होगा तो उनका वो भी यहाँ पे आराम से रह पाएंगे, उनको भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उनको घर परिवार अच्छे से चलेगा, वो इतना कमा पाएंगे, उनका घर परिवार अच्छे से चले और इस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। जब किसी एरिया में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस एरिया का फिर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है ना, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है उसका। तो इसी वजह से ये जो लिंक है किससे लिंक है, आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से लिंक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया और पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया था। अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल से पूरा प्रोग्राम समझाया था आपको, ये बाकायदा आपको मैंने पूरा बताया था इस प्रोग्राम के बारे में, उसमें पूरी न्यूज थी, ओके। उसको मैंने उसमें पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 2-3 दिन पीछे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये न्यूज में मिल जाएगी किस चीज की, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी राजेश राय न्यू सीएमडी ऑफ आईटीआई लिमिटेड। तो ये जो है आपके राजेश राय, ये क्या बन गए, न्यू सीएमडी बन गए। सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए आपके, आईटीआई लिमिटेड। अभी आईटीआई क्या है, देखिए आईटीआई आपकी एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, पब्लिक, अगर कहीं पे भी पब्लिक लिखा गया ना, इसका मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, पीएसयू ऐसी हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पीएसयू है, और पीएसयू का मतलब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक कंपनी क्या है आपकी, है आईटीआई लिमिटेड। तो आईटीआई लिमिटेड की फुल फॉर्म क्या है, आईटीआई लिमिटेड की फुल फॉर्म है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। अभी समझ पा रहे होंगे, जो टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह होते हैं, जो टेलीफोन रिलेटेड काम होते हैं, उन सबसे रिलेटेड है। ये किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ, एक मिनट, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर आती है आपकी ये क्या, आईटीआई लिमिटेड, ओके। तो ये एक पीएसयू है, ये याद रखिएगा हमेशा। और पीएसयू मतलब ऐसी कंपनीज, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ओके। तो ये पीएसयू है जिसके नए आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, राजेश राय जी। अगर इनके बारे में और थोड़ा सा जानूं, अगर मैं बताऊं आपको राजेश राय जी के बारे में, तो प्रेजेंटली अभी बने हैं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है ना। अभी इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ, इनका कार्यकाल 1 मार्च से शुरू होगा। तो अभी फिलहाल ये कहां पे काम कर रहे हैं, अभी ये फिलहाल जनरल मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, कहां पे, एमटीएनएल में। एमटीएनएल का आप सबने सुना होगा, बीएसएनएल जो आपकी कंपनी है, एमटीएनएल जो बीएसएनएल आपकी कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है। अच्छा, एमटीएनएल की फुल फॉर्म क्या आपको पता है, एमटीएनएल की फुल फॉर्म है आपकी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये है आपके एमटीएनएल की फुल फॉर्म। बीएसएनएल की क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये बीएसएनएल की है और ये आपकी एमटीएनएल की होगी, ठीक है। तो एमटीएनएल के फिलहाल ये क्या है, जनरल मैनेजर है एमटीएनएल के। फिर 1 मार्च से क्या ज्वाइन कर लेंगे, एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीआई लिमिटेड, ठीक है। अगर आईटीआई लिमिटेड के बारे में, ये तो मैंने आपको बता दिया, पीएसयू है। ये बनी कब थी आपकी आईटीआई लिमिटेड, 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त 1948 को, 12 अगस्त 1948 या फिर 1948 को ये बनाई गई थी। क्या, आपकी आईटीआई। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है आज की, इंडिया सिंगापुर लिंक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई एंड पे नाउ। देखिए यूपीआई के बारे में तो आप सभी जानते हो, हम सभी लोग यूज करते हैं, फोन पे में, गूगल पे में, और भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, और पे नाउ क्या है, देखिए यूपीआई तो आपकी हमारी इंडिया की क्या है, मोबाइल पेमेंट जो आपकी प्लेटफॉर्म है वो है, क्या है, इंडिया की एक मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। और पे नाउ जो है ये आपका सिंगापुर, ये जो आपका सिंगापुर देश है, इसका एक क्या है, मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया जा रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहे हैं, इन दोनों को हमारी गवर्नमेंट और इनकी गवर्नमेंट मिलकर लिंक कर रही है। ठीक है ना, इन दोनों को लिंक कर रही है। अब लिंक करने का मतलब क्या है, लिंक करने का मतलब यह है कि हमारे लोग पे नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहे तो, है ना, और उनके लोग यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मान लीजिए हमारे कोई स्टूडेंट्स वगैरह है, कोई बिजनेसमैन है, कोई माइग्रेंट वर्कर है जो वहां पे काम करने गया है, कहां पे, सिंगापुर में, तो उसका वहां पे जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकता है। यूपीआई का इस्तेमाल किसमें कर सकता है, पे नाउ में जाके कर सकता है। क्योंकि देखिए यूपीआई जो है आपका, यूपीआई आपका कोई ऐसा तो है नहीं कोई ऐप है यूपीआई की, यूपीआई की तो आपकी एक आईडी बन जाती है। ठीक है, ये तो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है ना, और उसके बाद क्या होता है, जिसको यूपीआई आईडी बोलते हैं ना, वो यूपीआई आईडी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर आपको उससे आपको रजिस्टर्ड करना है, और रजिस्टर करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, और ऐप क्या होती है, ऐप तो जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये ऐप्स होती हैं। लेकिन यूपीआई क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरफेस है जो आपको एक आईडी प्रोवाइड कर देता है, जिसको आप लॉग इन करके कहीं पे भी क्या कर सकते हो, है ना, उस आईडी को लॉग इन करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप जो आपका यूपीआई है, ये जो आपको आईडी प्रोवाइड करेगा, इसको आप पे नाउ में जाके, जैसे आप सिंगापुर गए तो पे नाउ में जाके और क्या करोगे, वहां पर रजिस्टर करके और इसका यूज करके वहां पे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल से पेमेंट करनी है, डिजिटल पेमेंट करनी है तो कर सकते हो। इसी तरह कोई अगर सिंगापुर का स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, कोई माइग्रेंट वर्कर है जो इंडिया में काम करता है, तो जो उसको आईडी प्रोवाइड की जाती है पे नाउ प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसको इंडिया में लॉग इन करके वो पेमेंट कर सकता है। मतलब बाकायदा पे नाउ जो है ना, पे नाउ का इस्तेमाल कर सकता है भारत में, और हम लोग जो है यूपीआई की जो भी ऐप है, जैसे फोन पे वगैरह है ना, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो ये जो आपकी पे नाउ की ऐप है, इसमें यूपीआई जो आईडी होगी हमारी, उसको लॉग इन करके और उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप फोन पे और गूगल पे भी चलनी शुरू हो जाएगी। क्यों चलनी शुरू हो जाएगी, देखिए गूगल पे तो आपको पता ही, वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना गूगल, उसी की एक ऐप है गूगल पे, है ना, तो वैसे भी पूरे वर्ल्ड में चल सकती है। उसी के बाद फोन पे भी अब चल पाएगी। क्यों चल पाएगी फोन पे, क्यों चल पाएगी, क्योंकि यूपीआई के थ्रू फोन पे चलती है, तो हम यूपीआई का इस्तेमाल वहां पे कर पाएंगे, तो कर सकते हैं उसका भी इस्तेमाल। देखिए यूपीआई जो है ना, एक रिवॉल्यूशनरी वो है, ऐप है, मतलब प्लेटफॉर्म है, सॉरी, है ना, प्लेटफॉर्म है। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी इतनी तारीफ होती है पूरी दुनिया में, और तारीफ के लायक भी है, तारीफ के लायक भी है। अगर इंडिया की बात करूं ना इस समय पे, देखिए अमाउंट के मामले में तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो आपकी वो होती है, जो संख्या है, किस चीज की संख्या, कितनी पेमेंट हमारे यहाँ होती है ना, अमाउंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5-5, 10-10 रुपए की भी पेमेंट कर देते हैं हम लोग, तो ऐसे पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, जो नंबर ऑफ वो होती है ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है ना, इंडिया उसमें सबसे ऊपर आता है। यूएस और चाइना को इंडिया ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुका है, किस चीज में, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में। तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है, वो हो पा रहा है यूपीआई की वजह से। अगर आप एक लोकल चाय की टपरी पे चले जाओ, कितने बड़े से बड़े शोरूम में चले जाओ, मोबाइल वगैरह के, गाड़ी भी खरीदने जा रहे हो आप, तो वहां पे भी आपको यूपीआई का सिस्टम मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता, वहां पे भी यूपीआई का सिस्टम, वो आपको क्यूआर कोड वाला वो लगा हुआ रहता है ना, उसको देख के और सीधे मोबाइल से स्कैन करके आप लोग कर देते हो, पेमेंट करते हो ना उससे आप लोग। तो ये क्या है, ये इतना बड़ा हो गया है हमारे इंडिया में कि इसके बाहर भी इतने सारे लोग तारीफ करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे भी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, लेकिन जितना रिग्रेसली हमारे यहाँ पे फैला हुआ है ना, तो छोटी छोटी सी जगहों पे, बड़े से बड़ी जगहों पे भी है, उस तरह किसी और देश में नहीं है। हाँ, वहां पे जो है क्या है, बड़ी बड़ी जगहों पे है जहां पे बड़े बड़े पेमेंट कर सकते हो। हम 1 रुपए से लेके और कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, 1 रुपए से लेके अभी तक तो शायद 1 लाख तक है, पर 1 लाख तक है अभी तक तो शायद मेरे हिसाब से, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको धीरे धीरे बढ़ा रही है ना, इसको धीरे धीरे बढ़ा रही है, ताकि इसको और भी जो बड़ी बड़ी जगह है जहां पे यूज नहीं हो पा रहा, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सके। किस चीज को, यूपीआई को, है ना। यूपीआई का मतलब वही फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह की जो आपकी ऐप है, पेटीएम की ऐप है, तो इन दोनों को लिंक किया जा रहा है ना। और इन दोनों को लिंक किसके अंदर किया गया, देखिए G20 की जो मीटिंग नहीं चल रही, G20 की मीटिंग चल रही है। देखिए G20 तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इतनी बार बोला है, आपको G20 का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। G20 2023 की G20 की मीटिंग इंडिया में होने वाली है, तो G20 से हर एक चीज को इंडियन गवर्नमेंट लिंक करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि हम अपनी हर एक चीज को इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं। देखिए G20 क्या है, G20 20 कंट्रियों का ग्रुप है। जी का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20, है ना। इसकी पूरी फुल फॉर्म अगर G20 की बताऊं तो ग्रुप ऑफ 20, किस चीज का ग्रुप, 20 कंट्रीज का ग्रुप, है ना। और जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमीज हैं, जिनकी सबसे बड़ी जीडीपी है 20, वो सब कंट्रीज G20 के ग्रुप में आती है। तो मतलब जो 20 ऐसी कंट्री है वो सब इसमें आती हैं।
तो हमको अगर अपनी कोई भी चीज इंटरनेशनली लेके जानी है, जैसे हमको अपना यूपीआई इंटरनेशनली लेके जाना है, या फिर हमको कोई और हमारे यहाँ पे कोई ऐप है हमारी, या फिर हमारे हमारे यहाँ पे हमारा कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई बिजनेस है हमारा, है ना, इन सबको अगर हमको लॉन्च करना है, इंटरनेशनली लेके जाना है, तो पूरी दुनिया उसकी बात करे, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता तो चले, उसको कोई यूज करता है कि नहीं करता वो बात की बात है, पर पूरी दुनिया को पता तो चले, प्रमोशन तो हो उसका। तो G20 जो है हमारे लिए प्रमोशन का बहुत बड़ा जरिया है इस समय पे। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी G20 में कोई भी इतनी से इतनी चीज भी हो रही है, छोटी छोटी चीज भी, उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी किया क्या जा रहा है, उसको पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। क्योंकि देखिए G20 में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जाती हैं, तो अगर मान लीजिए 20 की 20 कंट्री भी नहीं कर रही 20 में से एक तो इंडिया ही होगी, तो 19 कंट्री बोल सकते हो आप, तो 19 की 19 कंट्री भी नहीं कर रही, तो कम से कम 10 कंट्री तो कर ही रही होंगी हर एक चीज को कवर, है ना। वैसे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अगर आप वो से वो सिनेरियो मान लो, बेकार से बेकार सिनेरियो मान लो, फिर भी 10 कंट्री तो कर ही रही होंगी, तो 10 कंट्री में तो उसका प्रमोशन हो रहा है, 10 कंट्री के न्यूज चैनल तो उसको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, किस चीज का, हमारे कोई भी सामान है उसको, हमारी कोई भी चीज है उसको प्रमोट करने का। इसलिए हर एक चीज को लिंक किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस चीज से, G20 से। तो ये भी जो है G20 की, जैसे G20 की जब मीटिंग्स होती हैं तो पूरी साल मीटिंग चलती है उसकी, जो मेन मीटिंग होती है, जो लीडर्स मीटिंग होती है ना, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, या फिर आपके होम मिनिस्टर्स के बीच में, होम मिनिस्टर के बीच में तो खैर नहीं होती, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो ये लीडर्स होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इन सब की जो मीटिंग होती है, ये तो जाके साल के एंड में होती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी मीटिंग चलती रहती है। मैंने आपको शराफाज के बारे में बताया था, शराफाज होते हैं, हर एक कंट्री अपना एक शराफा जो है वो क्या करती है, चुन लेती है। शराफाज क्या होते हैं, देखिए जो पूरे साल मीटिंग चलती है ना अलग अलग चीजों की, जो अलग अलग चीजों की पूरी साल मीटिंग चलती है, उन सब मीटिंग्स में जो शराफा जाते हैं, जो चुन लिए जाते हैं। जैसे हमारे हमारे शराफा कौन है इस समय पे हमारे शराफा हैं अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी हमारे यहाँ के शराफा है ना। अब ये शराफा क्या करते हैं, देखिए हमारी मीटिंग्स को जाके क्या करते हैं, वो करते हैं, जो आपकी मीटिंग्स होती है उनको जाके वहां पे बैठते हैं, उनको देखते हैं, उनको अटेंड करते हैं मीटिंग को। और फिर क्योंकि देखिए हर एक मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, या फिर हमारे जो आपके और बड़े बड़े लीडर है, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये तो जा नहीं सकते हर एक मीटिंग में, है ना, किसी भी कंट्री के नहीं जा सकते। तो क्या होता है, ये सब मीटिंग चलती रहती है ना, इसमें शराफाज जाते हैं और ये वहां पे जाके देखते हैं इंडिया का एजेंडा क्या है, उसको पुश करते हैं वहां पे जाके, बाकी देखते हैं सब कुछ, सब और जो कंट्री है क्या क्या बातें कर रही है, फिर सब कुछ नोट करके आते हैं, और जिससे रिलेटेड वो न्यूज होती है, जैसे प्रधानमंत्री की मीटिंग से रिलेटेड हो, मतलब पूरी सरकार में आकर उसको बताते हैं कि देखिए ये डिस्कशन हुआ, जब एंड में मीटिंग होगी तो हमको ये पॉइंट उठाने, है ना। ये होते हैं आपके शराफा, है ना, जो पूरे साल ये सब मीटिंग को अटेंड करते हैं। देखिए शराफा जो है, जब मैंने आपको शराफा समझाया था, अब तो काफी टाइम हो गया, 20 दिन हो गए शायद जब मैंने शराफा आपको समझाया था। शराफा क्या है ना, एक नेपाली टर्म है शराफा। क्या है कि नेपाल में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े माउंटेन है, नेपाल में सबसे बड़े बड़े माउंटेन है, माउंटेन मतलब जो पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। तो क्या होता है, जब वहां पे लोग घूमने जाते थे ना, अब तो देखिए बहुत सारे शराफा हो गए, लेकिन शराफा पहले कम्युनिटी थी जो माउंटेन एरिया में रहती थी, जो पहाड़ी इलाके में रहती थी, ऊंची ऊंची जगहों पे। तो जब कोई पहले जमाने में वहां पे घूमने जाता था ना, क्या हमको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ता था, लोकल की मदद लेनी पड़ती थी। तो जो शराफा होते थे उस कम्युनिटी के लोग मदद लेते थे, वो क्या करते थे, इनको रास्ता दिखाते थे नीचे से लेकर ऊपर तक का, और ऊपर से लेकर पहाड़ पर चढ़ गए वहां से लेकर नीचे तक का। तो शराफा कौन होते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, है ना, वो एक पूरी कम्युनिटी थी। अब तो कोई भी शराफा बन जाता है ना, जिसको भी नॉलेज है कि कैसे पहाड़ पे चढ़ना है, लेकिन उस पहले जमाने में एक कम्युनिटी होती थी, तो वहीं से शब्द आया क्या, शराफा। तो उसी शब्द का जो है इस्तेमाल यहाँ पे होता है। जैसे ये वाले जो शराफा होते हैं, जो हमारे अमिताभ कांत है इस बार G20 के लिए, ये क्या करेंगे, ये G20 हो गई, G7 की मीटिंग हुई, और कोई मीटिंग जो बहुत लंबी चलती है, उनमें शराफा चुन लेती है कंट्रीज। तो ये क्या करेंगे, अमिताभ कांत जी पूरे साल मीटिंग में जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट को गाइड करेंगे कि पूरी साल क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या बातें हमको उठानी है लास्ट में जाके, ठीक है। तो ये जो है आपकी G20 की मीटिंग से भी लिंक है, क्योंकि G20 ने टारगेट रखा है। G20 का टारगेट क्या है, G20 का टारगेट है आपका चीप, इंक्लूसिव, फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगी, है ना, इंक्लूसिव, है ना, चीप, इंक्लूसिव एंड क्रॉस बॉर्डर, तो ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पेमेंट हो, है ना, मतलब एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में भी पेमेंट कर सके, एक कंट्री के सदस्य दूसरी कंट्री में भी पेमेंट कर सके, ठीक है। इसी को तो क्रॉस बॉर्डर वो बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे, या फिर पेमेंट बोलेंगे, या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। और ये क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, है ना, पारदर्शी होता है आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसी चीज जिससे आर पार दिख सके, ऐसी कोई चीज जिससे आर पार दिख सके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्यों यूज किया गया, पेमेंट के आगे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के आगे ट्रांसपेरेंट यूज किया गया है, कि जो पेमेंट हो रही है ना, वो सबको पता चले कि ऐसी पेमेंट हो रही है। ऐसा ना हो कि हमने अपनी तरफ से पेमेंट कर दिया, ब्रास्ट में पता ही नहीं है वो कहां गई है कहां नहीं गई है, उसको बीच में कोई इस्तेमाल भी कर सकता है ना, करप्शन की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी वजह से ट्रांसपेरेंट पेमेंट हो कि जिसने करी है, जिसके पास पहुंची है, उसको सबको आइडिया होना चाहिए कि ये वाली पेमेंट हुई है। ऐसी पेमेंट को ट्रांसपेरेंट पेमेंट कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो है गोल है किसका, G20 का गोल है पेमेंट से रिलेटेड। तो उसी के अंतर्गत ये जो आपकी डील हुई है, जो आपका लिंकेज हुआ है किस किसके बीच में, सिंगापुर और इंडिया की जो दो ऐप, दो प्लेटफॉर्म्स है, दो कौन कौन से, यूपीआई और पे नाउ, इनके बीच में हुआ है G20 के अंतर्गत। और इसका जो लॉन्च हुआ है ना, ये एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वर्चुअल मीटिंग मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लीडर जुड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के फिजिकली नहीं जाते कहीं पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसको वर्चुअली बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ के जो आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर कौन है हमारे यहाँ के, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। कौन, शक्तिकांत दास जी। तो हमारे यहाँ के जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वो और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के कौन, रवि मेनन। कौन, रवि मेनन जो इनके यहाँ के वो हैं, क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है इनके यहाँ पे, जो आरबीआई की तरह जो बैंक है उसके। और हमारे यहाँ जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई क्या है हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो जो इनके यहाँ के सेंट्रल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन, कौन आपके, रवि मेनन वी लिख दिया, वी नहीं एम, रवि मेनन। और हमारे यहाँ के कौन है, शक्तिकांत दास जी। इन दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें ये लिंकेज जो है, ये जो लिंकेज इन दोनों का क्या किया, लॉन्च किया गया है। ओके, अब बात आई है हमारे लिए सिंगापुर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमको जानना, सिंगापुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे तो मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता ही दिया है ना, जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वही हम लोगों की जो ये पेमेंट वगैरह है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे देश में जाके जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इनके यहाँ के जो लीडर, इनके यहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, बिजनेसमैन होंगे, वो माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, वो हमारे यहाँ पे अपनी ऐप का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया। क्योंकि देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, तो इंडिया जो सिंगापुर है, सिंगापुर की अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर की जो 7% सिटीजन है ना, जो उनकी पॉपुलेशन है 7%, वो इंडियन लोगों से बनती है, इंडियन लोगों से बनती है। देखिए अगर इंडिया, सिंगापुर और इंडिया के रिलेशन की बात करूं ना, तो हमारा सिंगापुर का रिलेशन हजारों साल पुराना है। क्यों, आपने चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना, चोला एम्पायर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना अगर, तो चोला एम्पायर ने क्या किया था, ये जो पूरा साउथ ईस्ट वाला इलाका है, साउथ ईस्ट वाला इलाका मतलब कौन सा है, देखिए हमारा जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ एशिया। और जो हमारे साइड में ईस्ट में चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। जहां पे कौन कौन सी कंट्री आती है आपकी आती है म्यांमार, थाईलैंड और आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, है ना, थाईलैंड, ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, ब्रुनाई, ये जो बहुत सारी कंट्रीज है और भी हैं कुछ कंट्रीज, ये कहां पे आती हैं आपकी, ये आती हैं आपकी साउथ ईस्ट वाले इलाके में। ठीक है, तो जो साउथ ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज हैं उनको कैप्चर किया था किसने, चोला एम्पायर ने। ठीक है, तो उसी समय से हमारा और इनका बिजनेस ट्रेड ये सब चलता है। ठीक है, आप इस बात से सोचिए कि सिंगापुर है ना, जो देश है सिंगापुर, इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी, तमिल इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और भी बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें, जैसे हमारे यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उसी तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वैलिडेट है, उसी तरह इनके यहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, इनके यहाँ पे वैलिडेट है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि देखिए जो चोला एम्पायर वाले लोग थे ये भी तमिल से, है ना, तो तमिल लोगों का वहां पे आना जाना बहुत पुराने समय से, इसी वजह से इन लोगों की जनसंख्या भी ठीक ठाक है, 7% के आसपास वहां पे इंडियन रहते हैं, जो एज ए सिटीजन रहते हैं। अब ये रवि मेनन का नाम सुनोगे, ये भी ऐसा लग रहा होगा आपको इंडियन है, ठीक है, क्योंकि वो है तो सिंगापुर के ही, लेकिन जो है वो इंडियन डिसेंट के ही, है ना, इंडियन से रिलेटेड है, इंडियन मूल के ही है, समझ गए आप। तो इस वजह से इंडिया और सिंगापुर का तो रिलेशन जो है बहुत पुराना है, ट्रेड के मामले में अगर हम बात करें, तो इसी वजह से ये सिग्निफिकेंस एक और है हमारे लिए सिंगापुर की इंपॉर्टेंस एक और है। ठीक है, चलिए आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। अब आज की लास्ट न्यूज क्या है, आज की लास्ट न्यूज है यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन चूज रुचिरा कंबोज टू प्रोसीड्स इट्स 62nd सेशन। तो जो यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन है, इसका जो 62nd मतलब 62 जो आपका सेशन होने वाला है, उसके लिए किसको चुना गया है, उसके लिए चुना गया है जो उसको हेड करेंगी, है ना, जो उसको प्रिसाइड करेंगी, मतलब उसको हेड करेंगी, जो उसको प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगी। किसको चुना गया है, रुचिरा काम्बोज को। ये कौन है, ये इंडिया की है, ये इंडिया की एक आईएफएस ऑफिसर है। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, है ना, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये उसके एक ऑफिसर है। ठीक है, ये भी वही है, यूपीएससी वाला जो एग्जाम होता है ना, आपको यूपीएससी सीएससी जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसी से आईएफएस भी बनते हैं। सबसे टॉप पोस्ट होती है उसमें आईएएस, उसके बाद होती है आईएफएस। जो फॉरेन जो सेक्रेटरीज होते हैं हमारे, जैसे मान लो जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, जो हमारे राजदूत होते हैं ना, जो अलग अलग एम्बेसीज में जाके बैठते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ये जो है आपकी, ये जो कंबोज जी जो है, ये हमको यूएन में रिप्रेजेंट करती है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में बोलूं तो वहां पे जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे देश को वहां पे रिप्रेजेंट करती हैं, वो कौन है, वो है आपकी रुचिरा
काम्बोजी, ठीक है, ये है आपकी रुचिरा काम्बोजी, जो जिनको चुना गया है, जो 60 सेकंड है ना, ये जो 62वां सेशन होने वाला है किसका, यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का, यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का, इसको हेड करेंगे, ठीक है। इसकी जो पहली मीटिंग, जो ओपनिंग मीटिंग होने वाली है, जो ओपनिंग सेशन होने वाला है, कहां होने वाला है, ये होने वाला है आपका न्यूयॉर्क में। तो जो न्यूयॉर्क वाला इसकी जो ओपनिंग करेंगी वो ये करेंगी, ठीक है, उसकी जो ओपनिंग करेंगी ये करेंगे। इसमें होता क्या है, सोशल डेवलपमेंट, यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन में जो सोशल इशू होते हैं ना, जो सोशल इशू होते हैं, इन सब के ऊपर बात होता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो सोशली हर जगह पे प्रेजेंट होती है ना, कोई भी, चाहे कोई इशू हो गया, चाहे कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई अच्छी चीज हो गई, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है। कहां पे, यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन में, कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सके, इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है, एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है कि आपको सारा कुछ समझ में आए। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, वीडियो देखते ही आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया। तो जो भी आज शाम की, जो 23 फरवरी की शाम की जो मॉर्निंग का, जो सॉरी मॉर्निंग नहीं, जो इवनिंग की वीडियो होगी, आज शाम की जो इवनिंग की वीडियो होगी, या फिर कल 24 फरवरी की जो मॉर्निंग की वीडियो होगी, सबसे पहले मैं आपको उसकी परेशानी दूर कर दूंगा, जो आपकी चीज समझ में नहीं आई होगी। उसके बाद उस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको पूछना होगा, क्योंकि अभी हम वन वे इंटरेक्शन में, तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको अगर कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूछना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, आप पूछिए, बताने का काम मेरा, मैं आपको बता दूंगा, बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके, ठीक है। और हमारी जो फैमिली है और बड़ी हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर आज शाम को करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।